फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। आज हम मौजूद हैं मेरठ में और मेरठ की ठौर विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर बबीता सिंह गुर्जर उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस टुडे न्यूज़ में। थैंक यू सर। जी, जिस तरह से आप इलेक्शन लड़ रही हैं तो किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं महिला हूँ। मैं महिलाओं पे ही ज़्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि ये जो मेरी विधानसभा है ये खासकर देहात क्षेत्र में आती है। तो देहात में महिलाएं खुद भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होती हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी महिलाओं को ही, कि भाई हमारी महिलाएं अपने बारे में जानें और अपने बारे में इतना जानें कि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सकें, भले ही वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो और खासकर शिक्षा। क्योंकि विधानसभा में मैं भी जिस गांव में बहू बन के गई हूँ वहाँ आज भी एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं को कहा जाता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, और हम उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला काम तो यही होगा कि चिकित्सा जो महिलाओं के लिए है, चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा के लिए जो भी हॉस्पिटल छोटे या बड़े जिस भी स्तर पे मैं खोल सकूँगी वो खोलूँ जगह जगह। और एक उनके लिए हर गांव में कम से कम स्कूल की सुविधा तो की जाए। तो सबसे पहले तो यही रहेगा। दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैं किसान परिवार से आती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे किसान बंधु हैं उनके लिए उनके खाद पानी की, फसल की देख रेख की, और ख़ासकर उन्हें जो उससे इनकम आती है, जो उनके जीवन यापन की सुविधा चलती है जिससे, तो उसके लिए उनकी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें सस्ता सुलभ खाद पानी ये सब चीज़ें की जाए और उनकी जो उपजाऊपन है उसमें बढ़ोतरी करके उनकी इनकम बढ़ाई जाए, उनके आमदनी के साधन बढ़ाए जाए। तीसरा है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम बाहुल्य दोनों तरह की हमारे भाई बंधु रहते हैं वहाँ, तो जो हमारे दूसरे लोग हैं जो रोजगार रोज करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, खासकर क्योंकि कस्बा क्षेत्र आता है, तो बहुत बड़े शोरूम्स नहीं बना के जो उनके लिए रोज की उपयोगिता की चीज़ें हैं, बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो ठेले पे काम करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई रोजगार की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे उनकी जो दिनचर्या है, क्योंकि उनके पास खेती नहीं होती है, तो वो अपनी दिनचर्या इस तरह से कर जाएं कि उनके थोड़ी सी प्रशासन ने उनको डंडा दिखाया, वो बेचारे अपने घरों में चले गए, वो अपने जीवन यापन के लिए बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास उनके स्वास्थ्य से भी, शिक्षा से भी, और उनको काम धाम दे के कृषि उपयोगिता बढ़ाकर हम उसको आगे बढ़ाएं। चौथा जो मुझे एक बहुत ख़राब बात लगती है वो ये दिक्कत आती है कि पहले हमारे यहाँ जो गाय थी उसको पशुधन और अपनी गौ माता को ये माना जाता है कि हमारी गौ माता है और हिंदू ये और वो। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारी अभी जो सरकार चल रही है वो अपने आप को हिंदूवादी बताती है, आप गौ को माता बताते हैं। मैं आप पे प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ योगी जी की सरकार पर ही, कि आपने जो उनके लिए उनको छुट्टा छोड़ दिया, उनके जानवरों को दर बदर आप रोड पे घुमाते रहते हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि आप गौकशी खराब है। तो एक तो ये बताइए कि गोकशी करता कौन है? नाम उनके आप मुसलमानों के नाम के आगे कर देते हैं और उसमें पीछे हिंदू ही काम करते हैं। तो ये कौन सी आपकी राष्ट्र धर्मिता है, धर्मनिरपेक्षता है, या आपका जो गोवंश के प्रति आपका समर्पण है? आप बिना मतलब कि इस तरह की दिखावे की दकियानुसी बातें करते हैं जिससे कुछ मतलब नहीं होता, जिससे क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, संप्रदाय में नहीं लड़ा के अगर आप वाकई अपने नागरिकों का, अपने क्षेत्रवासियों का विकास करना चाहते हैं तो आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी शिक्षा का ध्यान रखिए, उनके जो उन्हें संसाधन चाहिए उनके जीवन यापन के लिए उनका ध्यान रखिए। और खासकर जब आप पशुधन की बात करते हैं तो मेरा तो मन रोता है। गौ माता की इतनी बड़ी दुर्गति है कि वो रोड पे घूमती रहती हैं, उनके अंग भंग टूटे रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इस तरह से मोहताज रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए कोई अच्छी सी समुचित व्यवस्था। गौशाला के नाम पे सिर्फ ठगी है, जो हम देख के आते हैं, गौशाला के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगी है। गड्ढा खोद देते हैं, उसमें गौ माता गिर पड़ती हैं और वो इतनी बुरी हालत में हो जाती है कि वो कल को चारा खाना या पानी के लिए भी लायक नहीं रहती है।
सबसे पहले मैं बिना बोलता जो जानवर है उसको, उसकी जो पीड़ा है वो मेरे अंदर बैठी हुई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि किसानों, पहले भी तो उन्हीं घरों में रहती थी, और अब जो उनका बिल है, अगर कोई 2-4 जानवर फालतू रख लेता है तो उसके लिए उनके बिल बढ़ जाते हैं। अब किसानों को ये भारत देश इतना समृद्ध भी नहीं हुआ अभी तक, और जिसे अब डिजिटल इंडिया कहते हैं, ये कुछ भी नहीं समझता है। इसको अब वही जहाँ थे, इसको वहीं धीरे धीरे रह के अपने स्तर पर ही आप प्रगति के मार्ग पे बढ़ने देंगे, तब भी कुछ होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे, भले ही वो इंसान है चाहे जानवर हैं, हम सबको जितना भी हम कर सकते होंगे उनके सुविधा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम समुचित व्यवस्था करें। कुल मिला के मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आपने सारी सरकारें देख ली हैं, आपने हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े भी देख लिए हैं, आपने हिंदू के नाम पर अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर लिया है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो। और मैं किसी जाति में ना जाते हुए सबसे पहले आपसे ये कहती हूँ कि आपने सारे अभी तक के पुरुष लोगों को देख लिया है सत्ता में आते हुए। मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, महिला हूँ। एक महिला के नाते मैं अपनी महिलाओं से ये अपील करूँगी कि आप अपने आप को भी आगे प्रस्तुत करके देखिए। आपके ऊपर जो परिवार की जिम्मेदारी है, अगर आपके हाथों में वो चीज़ आ जाती है तो आपके एक छोटे बच्चे से लेके, आपके पशुओं से लेके, आपके बुजुर्ग तक के, आपके गांव के भी कोई आदमी आप भूखा नहीं रखोगे, किसी को तकलीफ में नहीं आप रखोगी। तो एक महिला के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरे महिलाओं का, बहनों का मुझे समर्थन मिले। दूसरी बात है कि गुर्जर समाज, जो अखिल भारतीय गुर्जर महिला महासभा, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछले 15 साल से। तो हम उसी में महिलाओं को लेके अलग अलग उनको जागरूकता के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो काम करते रहते हैं। और एक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एक ही इच्छा है कि जो कुछ चाहिए था वो ईश्वर ने खूब दिया, जितना भी मुझे जो भी मिल सकता था वो सब दिया। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे किसी से कोई लालच, कोई मान सम्मान भी नहीं चाहिए अपने लिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने मुझ पे भरोसा किया, एक महिला होने के बाद भी, एक लड़की होने के बाद भी, जो उन्होंने मुझे, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये तो हमारी प्रियंका दीदी ने आज ही नारा दिया है, लेकिन मुझे जिस परवरिश ने पाल के बड़ा किया है उसने तो मुझे हमेशा ही ये पावर दी है कि तुम लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम लड़ सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब मुझे मौका मिले, तो ये चाहती हूँ जनता जनार्दन अगर मौका दे तो मैं उनका नाम रोशन करके जाऊँ। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी तमन्ना है कि अपने क्षेत्रवासियों की, अपने देश की, अपने से जुड़े हर आदमी की जितने काम आ सकूँ, जितनी सेवा कर सकूँ वो करूँ। क्या आपने पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस को ही क्यों चुना, ये सवाल हमने आपसे किया। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इसमें एक पार्टी विशेष से चुनने के पीछे सबसे पहले आपके विचार वहाँ से मैच होते हैं। तो जो मेरे विचार थे वो 2 बातों से इम्प्रेस हुई मैं कांग्रेस पार्टी से। एक तो ये कि कांग्रेस समुद्र है अपने आप में, इसमें हिंदू मुस्लिम सारी जाति, सारे धर्म, सब चीज़ों का समावेश है। दूसरा, जो यहाँ की हमारी पहली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। तो जिस पार्टी ने एक महिला को इतना मौका दिया हो कि आप उसका नेतृत्व पूरे देश भर में कर सकती हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जो आपको आज़ादी मिलेगी वो इस पार्टी के विचारों में है कि अगर हम भी इसमें संघर्ष करते हैं तो हम भी इसमें कुछ मुकाम पा सकते हैं। रही उनकी विचारधारा के लिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि हर महिला के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन में कैसी भी विडंबना आ जाए, आप उसको संघर्ष करते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ो। तो मेन तो 2 ही चीज़ें रही हैं कि इंदिरा जी का चेहरा, उनका काम, और ये जो हमारी कांग्रेसी विचारधारा कि सबको भाईचारे के हिसाब से, सर्वधर्म समाज सबको एक लेते हुए अपने आप में इतनी ताकत आप कर लो कि हमारे लिए कोई भी पराया न रहे। ये देश की पार्टी है, तो हम यही चाहते हैं कि इस पार्टी में और बढ़ोतरी हो, और हम पहले से इसमें थे और हमेशा इसमें रहेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो कांग्रेस है जिस में बलिदानी लोग हुए, इंदिरा गांधी का उन्हें बलिदान दिया अपना, और उन्होंने इस बात को अपने उसमें कहा भी था कि मैं, मेरा खून का कतरा देश के, हाँ। तो अब दूसरी तरफ ये है कि इसी पार्टी पर, इसी परिवारवाद का भी एक बहुत बड़ा वो लगता है, तो इसके बारे में क्या है? देखिए, परिवारवाद का तो कह भी नहीं सकते आप, कह इसलिए नहीं सकते कि आप कंपेयर कीजिए सबसे। आप कांग्रेस को ये कहते हैं कि परिवारवाद कैसे हो गया? देखिए, इंदिरा जी, नेहरू जी रहे, वो अपने टाइम पीरियड में रहे। इंदिरा जी आई हैं, देश ने चुना, उन्होंने विधिवत चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद जो भी पार्टी ने समझौता किया, उसके बाद उन्होंने
वो आई हैं। उसके बाद जब उनकी शहादत हो गई है इंदिरा जी की, तो हमारे राजीव जी तो राजनीति में थे भी नहीं, लोगों ने ही बुलाया, पार्टी वालों ने उनको बुलाया, उन्होंने बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता थी राजीव जी को, तो वो आए, उन्होंने पूरी तरह से उसको समझा पहले और फिर संभाला। उसके बाद उनकी भी शहादत हो जाती है। शहादत के बाद जो हमारी सोनिया जी हैं, उनको कितना कहा गया, वो बहुत कोसों दूर रही है राजनीति से। ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने या सारी पार्टी ने उनसे कहा है, वो खुद नहीं आई हैं। उसके बाद भी उन्होंने इतना देख लिया कि मेरे परिवार में इस तरह है, वो डरी नहीं है, वो सहमी भी नहीं है उस बात से। और उन्होंने फिर देश की खातिर उस पार्टी को जो बिल्कुल हाशिए पे आ गई थी, दोबारा से उनमें प्राण फूके। फिर हमारे आए हैं राहुल जी ने पूरी तरह से कोशिश करी कि भाई हमारे देश में जो सांप्रदायिकता है, जो खराब चीज़ है, उनको हम करें। लेकिन उनको भी तथाकथित हिंदू धर्म से जो संबंधित रखते हैं, अपने आप को मानते हैं पूरी तरह कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आकर उन पे इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह से उनको कुछ कह के मतलब डिमोटिवेट किया कि लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्या बात चल रही है। उसके बाद हमारी प्रियंका जी की आप बात करते हैं, तो प्रियंका जी भी तभी आई हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे इस भारत में अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जिनमें अभी भी सरकार है, उसमें वो चाहती तो कुछ भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश को चुना ही इसलिए है कि वो संघर्ष चाहती थी। उनके परिवार में संघर्ष और उनके खून में जो बलिदान की पराकाष्ठा है, वो यही बात देखने से आती है कि उन्होंने संघर्ष के बाद उसकी वो स्वाद जीत का चखना चाहती हैं, क्योंकि उनके परिवार में यही परंपरा चली आ रही है कि जहाँ जो चीज़ खराब है उसको वो ठीक करना। तो इसमें परिवारवाद तो कुछ है ही नहीं। और अगर इसको आप परिवारवाद कहते हैं तो हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें अपने सर माथे पर बिठाते हैं कि ऐसे लोग आए तो सही, जो देश का भला करे, जो पार्टी का भला करे, जो लोगों को जोड़ के रखें, जो संघर्ष के बाद अगर वो अपने आप को कहीं स्थापित करते हैं, तो ये तो परिवार उनकी महानता है उस परिवार की। दूसरा आप देख लीजिए, अब जो समाजवादी पार्टी है, परिवारवाद उसमें कैसे नहीं कहेंगे। अब मुलायम जी थे, मुलायम जी के पिछली बार विधानसभा में इनके झगड़े इस वजह से हो रहे थे, इस पार्टी का गिरने का कारण ही ये था कि मुलायम जी अलग चाह रहे थे, वो अपने भाई को बनाना चाह रहे थे। उनके बेटे ने इतनी बड़ी बगावत कर दी, जो आज हमारे ये सीएम बने थे पिछली बार, अखिलेश भाई ने खुद इतनी बड़ी खिलाफत करी है चाचा की। उनकी 2 पार्टियां हो गई हैं, उन्होंने फिर भी हार थक के अपने बेटे को ही दी है सत्ता। अब परिवारवाद तो इसे कहते हैं कि आप बहुत क्षेत्रीय पार्टी से शुरू होके जिन लोगों ने मुलायम जी को खड़ा किया, उनके भाई ने उनको दरकिनार कर दिया बेटे की वजह से, और आज बेटे को ये इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रही दूसरी भी पार्टी है, परिवारवाद आप किसे कहेंगे। बसपा में क्या समझते हैं आप। हमारी बहन है वो मायावती जी है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया। अगर करते हैं तो कुछ दिखाई देता। उन्होंने सिर्फ हाथी के वो मैदान से बना दिए, नोएडा चमका दिया। अब वो पत्थर के हाथी क्या देंगे आपको। कम से कम अगर आप सही सलामत किसी जानवर की तरफ ही देख लेती तो शायद वो आपको कुछ दुआ दे जाता, या घर भरने से क्या हो जाता। वैसे तो आप परिवार में और उसमें करती नहीं है काम, आपका कौन देखता है, परिवार ही तो देखता है। तो ये परिवारवाद तो भाई एक ही जगह अगर आप एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को लेंगे तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। आपको जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, इतने सारे लोगों का संघर्ष, इतनी सारी भाव आपके साथ रहते हैं, तो आपसे कुछ पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए वो चीज़ आती हैं। आप सिर्फ परिवारवाद तो आप उन्हें कहेंगे। रहे हमारे इनकी बात है, जो बीजेपी वालों को उठा के देख लें, आप लोगों को ऊपरी तौर पे सबको ये महसूस होता है मोदी जी अकेले हैं, योगी जी अकेले हैं। तो आपने देश के लिए क्या किया, आपने प्रदेश के लिए क्या किया, आप मुझे बताइए। आज जहाँ भी जाते हैं आपका भ्रष्टाचार चरम पर है। खासकर महिलाओं की इतनी बड़ी दुर्गति कर रखी है, इतना बड़ा घिनौनापन दिखा रखा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप रेप पीड़ितों को बचाते हैं, अगर उनको कोई पकड़ के भी लाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो आप उनके परिवार वालों को एक्सीडेंट करवा देते। उन्नाव रहा, ये खीरी लखीमपुर वाले जो कांड हुए हैं, हाथरस वाला जो कांड रहा है, देखिए आप हिंदू अपने आप को बताते हैं, हिंदू लड़की का बलात्कार किया, उसको मौत के घाट उतारा, उसके पापा को भी मौत के घाट उतारा, और उसके बाद आपने रात में उसका दाह संस्कार करवाया, वो भी पेट्रोल छिड़क के। ये हिंदू रीति उसमें आता है। आप अपने आप को साधु कहते हैं, साधु के लिए तो स्त्री पुरुष सब बराबर होते हैं, तो आपने कौन सी साधुता दिखा दी इसमें, बताइए आप मुझे। मोदी जी हैं, मोदी जी अपनी माँ को बैंक के, जब ये नोटबंदी का मामला हुआ था, अपनी माँ को बिठा दिया, उन्होंने लाइन में लगा दिया नोटबंदी के लिए। क्या उन माता जी के पास इतना खर्चा चलाने के लिए नहीं था कि उनको खुद आना पड़ा। हमने तो हमारी माँ नहीं भेजी, हम खुद खड़े हुए थे। बताइए, ये सिर्फ ढकोसला दिखावा, इन चीज़ों से देश नहीं चलता है। देश बड़े विचारों से चलता है। आप सबका सम्मान
सम्मान करेंगे। दिखावा थोड़ी देर का रहता है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो वाली स्थिति है। दोबारा से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही वापस सत्ता में आएगी। लोगों ने सबको देख लिया, केंद्रीय पार्टी को भी देख लिया है, क्षेत्रीय पार्टी को भी देख लिया है। दिखावे ढकोसले में दुनिया परिवर्तन थोड़ी देर के लिए डुगडुगी में बहक सकती है, लेकिन अब उसे अपना अच्छा बुरा, अपना विकास, अपना मान सम्मान, वो सब समझ में आ चुका है। इसलिए अब दोबारा से जो परिवर्तन का संकल्प है ना, उसके लिए सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प बचता है।